हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग इससे पहले आप लोगों ने अपनी क्लासेस के दौरान अपनी हिस्ट्री सेगमेंट में इससे पहले की जो चीज़ें थी जिसमें आप लोगों ने यूरोप में नेशनलिज्म के राइज होने और यूरोप में वो कई घटनाएं फ्रेडरिक सारियो के ड्रीम से लेकर के जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन को आप लोगों ने देखा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने भारत में इंडियन नेशनलिज्म के आने, उसकी जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है भारत में उसमें ग्रोथ होने और वो फैक्टर्स जो भारत में नेशनलिज्म को बहुत बड़े लेवल पर लेकर के गए, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बेसिकली बहुत स्टार्टिंग में देखा था। आज हम उसी को आगे लेकर के चलेंगे और आज हम उन चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम भारत में नेशनलिज्म जब पढ़ते हैं तो हम महात्मा गांधी के रोल को भी हमें अच्छे से देखना और समझना होता है। तो उसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक होगा, अब हम जिन चीज़ों को हमने क्लासरूम्स में देखा था उसके बाद की जो चीज़ें उसको हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम जिन चीज़ों को देखेंगे उसमें हम महात्मा गांधी का भारत में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए, बेसिकली हम उन मूवमेंट्स को देखेंगे। सभी को तो एक साथ अभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन आज के सेशन में मैक्सिमम जिन चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जिन चीज़ों को आज देखेंगे उनमें आपको सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में महात्मा गांधी जब आते हैं तो 1915 के समय की जो कंडीशंस थी उसमें बेसिकली महात्मा गांधी भारत के एटमॉस्फेयर में यहाँ की चीज़ों को कैसे देखते हैं, चीज़ों को कैसे वो अडॉप्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे ये देखना कि भारत में गांधी जी का जो प्लंग है, जो प्रादुर्भाव है इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे होता है। और आफ्टर दैट बेसिकली यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि एक जो महात्मा गांधी हैं उनका भारत में एक इम्पैक्ट कैसे पड़ता है और उनका इमर्जेंस एज ऑल इंडिया लीडर के रूप में कैसे होता है, और साथ में उनकी जो आइडियोलॉजिकल जो गांधीयन आइडियोलॉजिकल टूल्स हैं जैसे कि स्वदेशी हो गया, सत्याग्रह हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, या फिर रिलीजियस आइडियम्स का इस्तेमाल करना हो गया, हिंदू स्वराज हो गया, तो कैसे गांधी जी ने इन टूल्स का इस्तेमाल करके हमारी नेशनल मूवमेंट को कैसे वो आगे लेकर के गए, हम उन चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे उनमें हम सिंपल तौर पे चंपारण में गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसे देखेंगे। गांधी जी का जो गांधीयन जो टूल्स हैं, जो आइडियोलॉजिकल टूल्स हैं, उनमें हम बेसिकली सारी चीज़ों को तो एक साथ नहीं कवर करेंगे क्योंकि उन्हें डिटेल में हमें समझना रहेगा सारी चीज़ों को अच्छे से। आज हम बेसिकली चंपारण में और खेड़ा में और साथ में अहमदाबाद और रॉलेट एक्ट, इन चीज़ों पर गांधी जी का क्या प्रभाव पड़ा था और कैसे यहाँ पर गांधी जी ने अपने गांधीयन आइडियोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करके कैसे एक उनका इमर्जेंस भारत में एज ऑल इंडिया लीडर के रूप में हुआ, हम उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक की सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे कि गांधी जी जब भारत आते हैं, नोविंग द कंट्री का मतलब ये है कि सीधे तौर पर हम लोग देख लें कि भारत में गांधी जी जिस समय आए, इसलिए 1915 के समय की कंडीशंस क्या थी और उस समय ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिन चीज़ों से गांधी जी के साथ या उस समय ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, हमें बेसिकली उन सारे घटनाओं को देखना है। देखिए सबसे पहले बात यह है कि हम लोगों ने हमें जानकारी अच्छे से है कि गांधी जी वकालत और एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए हुए थे और साउथ अफ्रीका से वापस आते समय वो जब साउथ अफ्रीका से भारत की तरफ वापस आए तो भारत आने से पहले बेसिकली वो इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड जाने के साथ ही वहां पर भी कुछ घटनाएं हुई थी, हम वहीं से बहुत शॉर्ट में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद भारत आने से पहले इंग्लैंड गए और जिस समय इंग्लैंड पहुंचे उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिल्कुल प्रारंभ होने का था, तो कह सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था उस समय। और उस समय गांधी जी ने इंग्लैंड में जो चीज़ें की थी, थोड़ा सा बस बहुत शॉर्ट में उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे गांधी जी ने इंग्लैंड में इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करने के पर्पज से उन्होंने इंग्लैंड में एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स का इस्टेब्लिशमेंट करने की उन्होंने प्रयास किया था और बेसिकली हम उसी कॉर्प्स के बारे में देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी। तो गांधी जी ने इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए एक एम्बुलेंस कॉर्प्स का गठन करने का उन्होंने प्रयास किया था और ऐसा ही प्रयास उन्होंने इससे पहले भी ब्रिटिश की हेल्प के लिए किया था। अगर आप लोग को चीज़ें याद होंगी
तो सेकेंड एंग्लो बोर बैटल के दौरान, इस सेकेंड एंग्लो बोर वॉर के दौरान गांधी जी ने वहां पर एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम अगर मैं आप लोग को बताऊं तो नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, और इसके थ्रू उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। तो इंग्लैंड में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए एम्बुलेंस कॉर्प गठन करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनसे गांधी जी का मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से वो अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं। हालांकि इसी बीच में एक बेहद ज़रूरी घटनाक्रम भी होता है, और वो बेहद ज़रूरी घटनाक्रम ये होता है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो 1915 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी को 1915 में उन्हें कैसर ये हिंद का जो मेडल है ये उन्हें दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और बेसिकली कैसर हिंद और मेडल के बारे में बात करें तो ये 1900 से लेकर के 1947 के बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एक मेडल था। गांधी जी को अवार्ड दिया गया था 1915 में, और उसके बाद बहरहाल ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में होती हैं, और उसके बाद फिर गांधी जी का भारत आने के साथ चीज़ें एक नए घटनाक्रम का मोड़ लेती, नई तरह से चीज़ें सारी एक नए एस्पेक्ट में सारी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि भारत में क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हुई। ठीक है, तो गांधी जी भारत बेसिकली 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, और जब वो भारत पहुंचते हैं तो भारत में उनका एक वार्म वेलकम किया जाता है, और बेसिकली वार्म वेलकम साउथ अफ्रीका में जो एक पार्शियल विक्ट्री जो उन्होंने हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में उनका भारत में सम्मान किया जाता है उनके आते समय। और भारत में उसी समय कुछ घटनाएं होती हैं जिनको आप लोग को जानना जरूरी है, उसे बहुत हम संक्षेप में बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। बेसिकली उस समय भारत में गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये चाहते थे कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो गांधी जी जब भारत आए 9 जनवरी 1915 को, तो उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि गांधी जी उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को ज्वाइन करें। और अगर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देख लें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को गोपाल कृष्ण गोखले ने बेसिकली 12 जून 1905 में बनाया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिश में उनके साथ उनके 3 दोस्तों का भी रोल था, और उन 3 दोस्तों के नाम को भी अगर आप चाहें तो ध्यान में रख लीजिएगा। एक थे नतेश अप्पाजी द्रविड़, और दूसरे थे गोपाल कृष्ण देवधर, और एक थे अनंत पटवर्धन। ये 3 उनके फ्रेंड्स थे, और इन तीनों लोगों ने मिल करके 12 जून 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इस सोसाइटी को इन लोगों ने गठित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि गांधी जी सोसाइटी में आएं और उनके साथ काम करें, लेकिन इसी सोसाइटी के कुछ लोगों के स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की वजह से गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो सके। और उसके बाद फिर होता क्या है कि जब गांधी जी इस सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, और प्रॉमिस क्या रहता है कि 1 साल के लिए, अगले 1 ईयर के लिए गांधी जी भारत में किसी भी पॉलिटिकल इशू पर अपना कोई विचार, अपना कोई ओपिनियन नहीं रखेंगे। और ये जो टाइम था, ये जो 1 साल का जो गैप था, इस गैप से जो हम लोगों ने शुरुआत की थी नोइंग द कंट्री, भारत को जानना, शायद इस 1 साल के गैप से गांधी जी भारत में जिन जगहों पर गए, जिन जगहों पर उन्होंने घूमा, जिन जगहों को भारत में उन्होंने देखा, शायद इससे भारत के लोगों को जानने का उन्हें काफी नजदीक से मौका मिला। तो बेसिकली अगर हम उसको देख लें कि इस दौरान गांधी जी किन किन जगहों पर गए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से प्रॉमिस लिया था कि आप अगले 1 साल तक भारत के किसी भी पॉलिटिकल इशू पर आप कोई अपना विचार नहीं रखेंगे। तो इसके बाद होता यह है कि 1915
और मोस्टली 1916 के कुछ मंथ में गांधी जी भारत के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पे एक तरह से वो टूरिंग करते हैं, उनको विजिट करते हैं। और वो जो जगह जहां जहां वो जाते हैं, उन अगर प्लेसेस को हम लोग देखेंगे तो आप उनके भी बारे में याद रख सकते हैं। बेसिकली वो सिंध जाते हैं, उसके बाद रंगून, और साथ में बनारस और मद्रास, इन जगहों पर जाते हैं गांधी जी। साथ में इसी दौरान वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन जो आश्रम था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, वहां पर भी वो जाते हैं। और अगर देखें तो हरिद्वार भी गांधी जी गए हुए थे। तो उस दौरान ये जो टाइम उन्हें मिला, उस 1 साल या 1.5 साल 2 साल के दौरान गांधी जी भारत के इन जगहों को विजिट करते हैं, और शायद इन जगहों की वजह से जाने से उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है भारतीय लोगों के बारे में। इसके बाद होता जो है वो थोड़ा सा और जरूरी है, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। भारत के लोगों को गांधी जी ने काफी नजदीक से इन अलग जगहों पर घूम करके देखा, सारी चीजों को समझा, भारतीय कंडीशंस को समझा। और उसके बाद बेसिकली ये जो 1915 का समय है, इस समय गांधी जी किसी खास तरह के किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेयर से काफी अपने आप को दूर रखते थे। और कुछ एग्जांपल्स अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसी समय गांधी जी को, अगर आपको याद होगा कि होम रूल लीग और होम रूल लीग की स्टैब्लिशमेंट उस समय एनी बेसेंट जी कर रही थी। वो बिल्कुल बिल्कुल इसकी शुरुआत ही फाउंडेशन एक तरह से इसका होना था। तो एनी बेसेंट ने गांधी जी से अप्रोच किया था गांधी जी को कि आप होम रूल लीग के फाउंडेशन में आप अपना रोल दिखाइए, अपना रोल निभाइए। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था, बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। इसी समय कुछ और भी चीजें हुई थी 1915 के इस दौर में। गांधी जी बिल्कुल भारतीय पॉलिटिक्स में किसी भी तरह के मुद्दे में वो बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते थे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं उनका था, ज़्यादा चीज़ों पर वो अपने ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करते थे। बेसिकली इस समय वो जो बातचीत करते थे, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे एक एग्जाम्पल था जिसमें उन्होंने मना कर दिया था, साथ में अगर दूसरा आप देखेंगे तो 1915 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वहां पर भी गांधी जी गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी इशू पर बातचीत करने से बेसिकली इंपॉर्टेंट इशू जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट, इन तरह के इशुओं पर बात करने से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, अवॉइड किया था। साथ में इसी समय जो तिलक को इंडियन नेशनल कांग्रेस में वापसी करने का जो यूनिटी मूव चल रहा था, इसको उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन साथ में उनका भी कहना था कि मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनमें से किसी भी गुट के तरफ से नहीं हूँ। तो ये बेसिकली 1915 का वो दौर था जब गांधी जी भारत में आते हैं, और आने के दौरान एक कुछ छोटी घटनाएं होती हैं, जिन घटनाओं से भारत में एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बनती है। शुरुआत में उनकी जो इंडियन पॉलिटिकल मैटर्स में जो उनकी रुचि थी, आपने देखा होगा कि काफी कम दिखाई देती है, खास करके 1915 के और 1916 के स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा अलग होती हैं, और उसी से भारत में एक आप कह सकते हैं कि महान नेता और इंडियन नेशनल मूवमेंट को बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में लेकर के जाने वाले जो व्यक्तित्व है उनका, वो सामने निकल करके आता है। ठीक है, तो उसके बाद की जो चीजें हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, उसके बाद गांधी जी बेसिकली भारत में, मैंने जैसा आपसे कहा कि भारत को जानने के बाद भारत में उनका जो एक तरह से प्रादुर्भाव होता है, जो प्लंग लिखा है इसका मतलब होता है प्रादुर्भाव, तो भारत में जो बेसिकली उनका प्रादुर्भाव होता है वो किस तरह से होता है उसको समझते हैं, और कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह के आइडियोलॉजी को कैसे डिप्लॉय किया, और कैसे भारत में उनका इमर्जेंस एक ऑल इंडिया लीडर के रूप में हुआ। अब हम उस चीज को समझना शुरू करेंगे। तो बेसिकली होता यह है कि ड्यूरिंग 1917 और 18, इस दौरान गांधी जी भारत में बेसिकली 3 उस समय कंसर्निंग इश्यूज थे, और उन्हीं 3 इश्यूज की वजह से गांधी जी को, उन्हीं 3 इश्यूज में, उन्हीं 3 कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्हीं 3 बातों में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह, अपनी गांधीयन आइडियोलॉजिकल टूल में से जो सत्याग्रह एक बहुत ही चर्चित टूल है, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। बेसिकली वो 3 जो इश्यूज थे, अगर उनको आप देखेंगे तो उनमें एक इशू ये था कि चंपारण फार्मर्स का इशू था, साथ में अहमदाबाद मिल वर्कर्स, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का इशू था, और खेड़ा में जो पीजेंट्स थे उनका इशू था। और चंपारण का इशू, और खेड़ा का, और अहमदाबाद, इन 3 जगहों पर जो इश्यूज थे, और उन 3 जगहों पर गांधी जी जो गए, बेसिकली भारत में उन्होंने अपने
इमरजेंस का और भारत में एज अ नेशनल लीडर ऑल इंडिया लीडर के रूप में उनका जो इमरजेंस हुआ, ये जो प्लंग हुआ, बेसिकली इन्हीं 3 जगहों पर जाना और इन्हीं 3 जगहों पर जा करके सत्याग्रह को डिप्लॉयड करना, वहीं से भारत में महात्मा गांधी के आप कह सकते हैं कि एक ऑल इंडिया लीडर के रूप में सामने आने की शुरुआत हुई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उन अलग अलग जगहों पर गांधी जी जहां जहां गए वहां पर क्या चीजें और किस तरीके से सारी चीजें हुई। ठीक है, तो देखिए होता यह है कि शुरुआत हम कर रहे हैं इन तीनों में, जैसे हमें बारी बारी से चंपारण में जो चीजें हुई हमें उन्हें पूरा देखना होगा, खेड़ा में, और उसके बाद फिर हम अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के साथ जो चीजें हुई थी वहां पर हम सारी चीजों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इन घटनाओं से महात्मा गांधी का कैसे इम्पैक्ट भारत में बढ़ता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले अहमदाबाद से करते हैं। देखिए अहमदाबाद में शुरुआत हम सबसे पहले चंपारण से करेंगे ताकि फिर हम चंपारण, खेड़ा, फिर अहमदाबाद तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम चंपारण की बात करते हैं और चंपारण में जो चीजें हुई उन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चंपारण की बात शुरुआत करते हैं। देखिए चंपारण बेसिकली है क्या, तो चंपारण नॉर्थ बिहार में एक ऐसा स्थान था जो अगर देखा जाए तो तिरहुत डिवीजन में आता था, और चंपारण की कुछ और विशेषताएं हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए पहले, फिर धीरे धीरे हम चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। चंपारण नॉर्थ बिहार का एक ऐसा स्थान था जहां पर एग्रेरियन डिसकंटेंट काफी समय से चल रहा था, कृषकों में संतोष पिछले काफी लंबे समय से चल रहा था, और उसके पीछे की जो वजह थी उन वजहों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए बात यह है कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही चंपारण में होता क्या है कि यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा चंपारण में इंडिगो प्लांट्स या इंडिगो फॉर्म्स आप कह लीजिए, इंडिगो फॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। साथ में ही चंपारण में कई सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, और ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही यूरोपियन फार्मर्स के द्वारा इस्टेब्लिश कर दी जाती है। इस समय चंपारण को एक बात और भी समझना पड़ेगा आपको, चंपारण की अगर हम चीजों को देख रहे हैं तो बेसिकली चंपारण में इस समय होता यह है कि जो चंपारण का जो पूरा जो लैंड एरिया है, जो मेन आप कह सकते हैं कि जो चंपारण का जो मेन लैंड एरिया है, जो मेन पार्ट है, उस पर उस समय 3 प्रोपाइटर्स का आप कह सकते हैं 3 भूस्वामियों का बिल्कुल उसमें बेसिकली अधिकार था, और उन तीनों को आपको समझना भी जरूरी है। एक बेतिया थे, दूसरे रामनगर के प्रोपाइटर्स थे, और तीसरा मधुबनी के प्रोपाइटर्स थे, मधुबनी स्टेट्स के प्रोपाइटर्स थे। और इन्हीं तीनों का चंपारण के अधिकांश भूभाग पर, अधिकांश लैंड पर इन्हीं तीनों के द्वारा, इन्हीं तीनों एज अ लैंड लॉर्ड्स के रूप में ये तीनों चंपारण में थे। लेकिन वहां पर एक चीज और भी थी कि ये लैंड लॉर्ड्स डायरेक्टली उन लैंड्स को नहीं देखते थे, इन्होंने कुछ ठेकेदार्स और टेम्परेरी टेनर में कुछ ठेकेदारों को इन्होंने अपने आप वहां पे रख रखा था, जो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। उनमें जो सबसे इन्फ्लुएंशियल जो लोग थे वो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ही थे। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स का मतलब ये है कि यूरोपियन जो बागान मालिक थे, बेसिकली सबसे अधिक ज्यादा मात्रा में प्रभुत्व तो उन्हीं का वहां पर था। और उसी समय होता क्या है, जैसे बेतियाह के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बेतियाह सारी जागीरों में सबसे बड़ी जागीर थी, और लगभग यहाँ पर उस समय 1500 के आसपास विलेजेस जो थे वो बेतियाह में आते थे। ठीक है, फिर होता यह है कि चंपारण के इस जगह पर क्या दिक्कत थी किसानों को और कैसे क्या चीजें आगे बढ़ी, अब उनको हम समझते हैं। देखिए होता यह है कि जो चंपारण में जो मेन इशू था, जो बेसिक इशू है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चंपारण में जो बेसिक इशू था वो इशू था बेसिकली खेती का जो सिस्टम था, जो तरीका था, उसी में इशू था। और क्या इशू था उसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए चंपारण में जो लैंड था, उस लैंड पर हो क्या रहा था कि सबसे पहले जो वहां पर जो पीजेंट्स थे, ये जो पीजेंट्स थे, इन पीजेंट्स को प्लांटर्स से, बागान मालिकों से जो लैंड होती थी
उस लैंड को इन्हें लीज पर लेना होता था। और दूसरी चीज, पहली चीज तो उन्हें जमीन लीज पर मिलती थी, साथ में दूसरी चीज क्या होती थी कि ये जो लीज पर जो जमीन मिली हुई है पीजेंट्स को, किसानों को जो लीज पर जमीन मिली हुई है, इस जमीन पर उन्हें साल भर इंडिगो नील की ही खेती करनी होती थी। और इस इशू से वहां के जो किसान थे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जमीन लीज पर मिलती थी, उस लीज पर मिली हुई जमीन पर उन्हें इंडिगो की, नील की ही खेती करनी है। और जो प्लांटर्स हुआ करते थे, जो बागान मालिक हुआ करते थे, बेसिकली वो क्या करते थे कि कल्टीवेशन सेशन की शुरुआत में ही उन्हें कुछ एडवांस में कुछ पैसे दे देते थे, और एडवांस में दिए जाने वाला ये जो अमाउंट था, यही अमाउंट आगे चल करके थोड़ा सा उन पीजेंट्स के लिए नुकसानदायक भी होता है, उसको हम समझेंगे कैसे होता है। तो बेसिकली ये इशू था चंपारण में। चंपारण में किसानों को लीज पर मिलने वाली ज़मीन, पट्टे पर मिलने वाली ज़मीन, और उस ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी है, और साल भर आपको नील की खेती उस ज़मीन पर करनी है। साथ में ही आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो नील की खेती थी उसमें जो मेन जो प्रॉब्लम है उसको भी हम समझेंगे, तो थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ पाएंगे। देखिए, ये जो नील की खेती होती थी, इस नील की खेती में ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है, बेसिकली ये जिस सिस्टम के अंतर्गत इंडिगो कल्टीवेशन होता था, वो उस सिस्टम का नाम है तिनकथिया सिस्टम। और इस तिनकथिया सिस्टम के अंतर्गत नील की खेती होती थी। और इस तिनकथिया सिस्टम में क्या चीजें थी उसको आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए, तिनकथिया सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, जो चीजें थी, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तिनकथिया सिस्टम में एक बात ये थी कि आपको जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उन किसानों को अपनी जमीन के 3/20 पार्ट्स पर इंडिगो कल्टीवेशन करना है। अपनी जमीन के 20 में से 3 जो हिस्सा है, उस हिस्से पर उन्हें इंडिगो, उन्हें नील की ही खेती करनी है। ये पहला तिनकथिया सिस्टम में जो पहला प्रोविजन था वो ये था। दूसरा, ये जो 3/20 जो हिस्सा होना चाहिए, जो 3 हिस्सा है, आप कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट फर्टाइल जो लैंड होगी, वो मोस्ट फर्टाइल लैंड पर ही उसकी इंडिगो की खेती की जाती थी। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर एक थी, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, कि जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को बेसिकली फोर्स्ड किया जाता था कि आपको जो अमाउंट पीजेंट से लिया जाता था, वो अमाउंट बेसिकली एक तो फिक्स्ड होता था, साथ में ये जो अमाउंट जो पीजेंट से लिया जाता था तिनकथिया सिस्टम में, वो बिल्कुल अनइकोनॉमिक होता था, उसमें चीजों को सही से देखा नहीं जाता था। ये दूसरा सिस्टम था। हालांकि तिनकथिया सिस्टम को सही करने के लिए 1908 में भी प्रयास किए गए थे, वहां पर कुछ रिकमेंडेशंस की गई थी, कुछ सुधार करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन किसानों के लिए उतना लाभकारी नहीं हुआ था। तो बेसिकली ये इंडिगो प्लांटेशन के साथ चंपारण में समस्याएं किसानों को हो रही थी। पट्टे पर जमीन लेनी पड़ती थी, उसमें नील की खेती करनी है, साथ में तिनकथिया सिस्टम चल रहा है। उस तिनकथिया सिस्टम में आपको अपनी जमीन के सबसे बेस्ट 3/20 फर्टाइल लैंड पर आपको इंडिगो की ही खेती करनी है। साथ में आपको अपनी जो फसल है, जो अपनी क्रॉप है, उसको आपको बेचना है। एक तो फिक्स्ड अमाउंट पर बेचना है, साथ में जो अमाउंट होता था बहुत अनइकोनॉमिक होता था, अमाउंट जो होता था उसका सही से निर्धारण नहीं किया जाता था। तो ये समस्याएं चंपारण के किसान जो थे वो झेल रहे थे। इसी समय कुछ और बातें होती हैं, और उन बातों से चंपारण के किसानों की जो समस्याएं हैं वो थोड़ा सा और बढ़ जाती हैं। हम बस उन्हीं बातों को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जिस समय चंपारण के किसान परेशान थे, उसी समय जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो की इंट्रोडक्शन हो गया था। जिस समय हमारे यहाँ चंपारण में सब चीजें चल रही हैं, उसी समय जर्मनी में सिंथेटिक, कृत्रिम इंडिगो की खोज हो गई थी। और जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो इंट्रोड्यूस होने की वजह से दिक्कत क्या आई उसको समझिएगा, कि जो भारत में जो, जैसे चंपारण के अगर हम किसानों की बात करें, तो जो चंपारण के प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, उन्हें अब रियलाइज होने लगा था, और बेसिकली रियलाइज का ऐसा होने ही लगा था कि भारतीय नील की जो मांग थी, जो डिमांड थी वर्ल्ड के मार्केट में, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। जब चंपारण के प्लांटर्स देखते हैं कि अब वो लॉस में जा रहे हैं, और अपना जो लॉस है उसे वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जो डिमांड हो रही है इंडिगो की कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है वर्ल्ड मार्केट में, तो उन्होंने इस डिमांड को रिकवर करने के लिए जो चंपारण के जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उन पर अब इन चीजों को थोप दिया। और कैसे, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, उन्होंने चंपारण के किसानों को दो चीजें वहां पर कही गई। एक तो ये था कि आपको जो जमीन है
आप उस लैंड को अब छोड़ सकते थे। इन लोगों ने लीज पर ली हुई जमीन को ड्रॉप करने के लिए कहा, लेकिन कहा कि इसके बदले में हमें कंपनसेशन चाहिए, आप हमें एक अमाउंट दे दो और अपनी जमीन को ले लो। एक ही इन्होंने कोशिश की। दूसरा, साथ में जो लैंड जिस पर इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था, चूंकि उसकी जो प्राइसेस है काफी कम हो गई थी, तो मनमाने ढंग से उसका जो अमाउंट था वो वहां के जो प्लांटर्स थे वो लगा रहे थे। तो ये चीजें वहां पर जर्मनी में सिंथेटिक इंक आने की वजह से ये प्रॉब्लम्स भारत में चंपारण के किसानों को फेस करना पड़ा। तो चंपारण किसान इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे थे, और उसी समय एक और जरूरी घटना हुई, और उस इंसिडेंट को भी हम लोग जरूर देखेंगे। देखिए फिर होता क्या है, और वहीं से फिर भारत में महात्मा गांधी का इस चंपारण से जुड़ाव, जो उनका कनेक्शन है, इसी घटना से होता है। बात यह है कि 1916 की बात है, और 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस का लखनऊ सेशन उस समय चल रहा था, और लखनऊ सेशन में चंपारण के किसानों की जो समस्या थी, उस समस्या को वहां पर डिस्कस किया गया था। गांधी जी ने स्टार्टिंग में इस इशू पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं पर एक चंपारण के एक किसान थे, और उनका नाम मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। चंपारण के एक पीजेंट थे, और उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण से जो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने महात्मा गांधी से वहां की सारी कंडीशंस के बारे में बातचीत की, और एक तरह से महात्मा गांधी को एग्री कर लिया कि आप चंपारण आइए और वहां पर इन इश्यूज को देखिए। तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा चंपारण की सारी कंडीशन से अवगत कराया जाता है, और महात्मा गांधी फिर चंपारण जाने के लिए राजी भी होते हैं। इसी क्रम में आगे होता यह है कि महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचते भी हैं, और चंपारण में जो मोतिहारी जो जगह थी, बेसिकली मोतिहारी में दो तीन चीजें हैं, उसके बताना जरूरी है आप लोग को। चंपारण जो मोतिहारी है चंपारण का, ये उस समय का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। तो महात्मा गांधी जी चंपारण की इस मोतिहारी जगह पर पहुंचते हैं, और जब वो मोतिहारी पहुंचते हैं तो पब्लिक पीस का इशू बना करके महात्मा गांधी से कहा जाता है कि आप एक काम करिए, आप वापस चले जाइए। लेकिन महात्मा गांधी वापस जाने के लिए तो गए नहीं थे, तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि वापस नहीं जाएंगे, और उनके मना करने पर जो वहां पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। इसी समय बिहार जो सरकार होती है, वो तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के कमिश्नर को आदेश देती है कि आप महात्मा गांधी को जल्दी से जल्दी रिहा करो, और साथ में महात्मा गांधी को जो जरूरी जानकारी चाहिए, जिन चीज़ों को वो एनालाइज करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताएं। लेकिन साथ में महात्मा गांधी को ये कहा भी गया कि आप कोई ज़्यादा बखेड़ा ना खड़ा करें, यहाँ पर आप चीज़ों को देखें और सारी चीज़ों को देखें समझें, लेकिन कुछ बहुत बड़ा आप उसे एक एज ए इशू के रूप में उसको लेकर के सामने ना आए। तो ये सारी चीज़ें मोतिहारी में होती हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था, और इस कमेटी के कुछ प्रोविजन है जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी। गवर्नमेंट ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठित किया था, और जो जरूरी बात है उसको आप लोग ये समझ लीजिएगा कि इस कमेटी में महात्मा गांधी भी एज अ मेंबर के तौर पर इस कमेटी से जुड़े हुए थे। इस कमेटी ने सारी चीजों को एनालाइज किया, सारी चीजों को देखा, और एनालाइज करने के बाद इस कमेटी ने जो कुछ आप कह सकते हैं कि इस कमेटी ने अपने कुछ प्रोविजंस बताए, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस बताई। उन रिकमेंडेशंस में दो रिकमेंडेशंस बहुत जरूरी है जानना। उनमें एक ये था कि सबसे पहले तो जो तिनकथिया सिस्टम है इसको आप समाप्त करिए, और दूसरा जो उस कमेटी ने जो बातें बताई उनमें यह था कि आपको जो इलीगल तौर पे जो किसानों से जो लैंड का जो पैसा लिया गया है, जो रेवेन्यू ली गई है किसानों से, जो चंपारण के प्लांटर्स ने लिया है, उस इलीगल तौर पर से रिकवर्ड की गई जो अमाउंट है, उस अमाउंट का 25% जो हिस्सा है वो किसानों को, वहां के जो पीजेंट्स हैं उनको रिफंड किया जाए। ये दो प्रोविजंस बेसिकली इस चंपारण एग्रीगेशन कमेटी ने किया, उस कमेटी में महात्मा गांधी जी भी इस मेंबर के तौर पर थे। और फिर होता यह है कि 1917 में एक एक्ट पास होता है, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917। 1917 की इस एक्ट में, जो चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 में पास होता है, तो उस एक्ट में बेसिकली इन दो प्रोविजंस को शामिल भी किया जाता है, और इन दो प्रोविजंस के शामिल करने के साथ ही वहां पे जो इशू था, लगभग उस इशू पर अपना एक उस एक्ट के द्वारा चीजों को देखा जाता है।
इस पूरे दौर में चंपारण में जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं में गांधी जी का साथ अगर देखा जाए तो वहां पर इनको जो असिस्ट किया, वो वहां पर दो भारत के बहुत, एक उनमें से बहुत जानी मानी सक्सेस थी जिन्होंने वहां पर गांधी जी को असिस्ट किया था। बेसिकली उनको वहां पर सहयोग देने वाले लोगों में 3 लोग का नाम आप लोग को जाना जरूरी है। एक राजेंद्र प्रसाद जी थे जिन्होंने इस चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया। दूसरे जो शख्स थे वो गोरख प्रसाद थे, इन्होंने गांधी जी का काफी सहयोग किया। और साथ में आचार्य कृपलानी ने भी वहां पर महात्मा गांधी जी को वहां पर उनका सहयोग दिया, उनके इस पूरे चंपारण के सारे इंसिडेंट्स में उनके साथ रहे। तो बेसिकली ये चंपारण का रिवोल्ट, चंपारण में सारी चीजें हुई थी जो महात्मा गांधी ने वहां पर की। चंपारण के बाद महात्मा गांधी का चंपारण का फर्स्ट जो फेज है, इसके बाद जो सेकंड इंटरवेंशन उनका भारत के पॉलिटिक्स में होता है वो खेड़ा से होता है। और खेड़ा में जो चीजें होती हैं, खेड़ा में महात्मा गांधी का जो इंटरवेंशन होता है, वहां से जो चीजें होती हैं भारत में, वो थोड़ी सी और भी महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा और खुल करके सामने सारी चीजें आती हैं। अगर हम खेड़ा की बात करें बेसिकली, तो देखिए खेड़ा के साथ क्या क्या चीजें उसको समझते हैं। सबसे पहले तो खेड़ा में महात्मा गांधी जी का ये सेकंड, भारत में उनका सेकंड इंटरवेंशन है किसी भी पॉलिटिकल मैटर पर। और ये जो खेड़ा में जो इंटरवेंशन महात्मा गांधी ने किया था, इसमें जो चीजें हैं उनको हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए खेड़ा में जो चीजें हुई, थोड़ा सा डिटेल में उन सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए खेड़ा गुजरात में एक जगह थी, और खेड़ा के बारे में कुछ बेसिक चीजें उसको आप लोग पहले समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि खेड़ा एक फर्टाइल ट्रैक था, वहां पर खेती के लिए काफी उपजाऊ मिट्टी वहां पर थी, और इसलिए वहां पर अगर देखा जाए तो फूड ग्रेन्स भी काफी अच्छे से वहां पर उगती थी। वहां पर जैसे कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, साथ में वहां पर कॉटन का भी प्रोडक्शन देखने को मिलता था, और टोबैको का भी प्रोडक्शन वहां पर काफी अच्छे से होता था। लेकिन उसी समय कुछ चीजें होती हैं जहां से महात्मा गांधी का इंटरवेंशन होता है, इसमें हम उन सारी चीजों को समझते हैं। देखिए होता यह है कि बात है ये 1917 की। 1917 में चंपारण में खेड़ा में एक एक्सेसिव रेन देखने को मिलती है, काफी ज्यादा वहां पर बारिश हो जाती है, और बारिश होने की वजह से जो खेड़ा की जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। अब फसल बर्बाद हुई थी, साथ में वहां पर एक कोइंसिडेंसली एक और चीज देखने को मिलती है, और होता क्या है कि वहां पर केरोसिन, आयरन और क्लॉथ केरोसिन, आयरन, क्लॉथ और सॉल्ट, इन चीजों में भी वहां पर एक तरह से चंपारण जो खेड़ा के जो किसान थे, बेसिकली उन्हें दो तरह से दो तरफा उन्हें एक तरह से मार झेलनी पड़ती है। एक 1970 में एक्सेसिव रेन की वजह से क्या होता है कि जो चंपारण जो खेड़ा की जो फसल किसानों की थी वो बर्बाद हो जाती है। साथ में ही इसी समय एक घटना और होती है कि वहां पर कोइंसिडेंटली देखा जाए तो केरोसिन, मिट्टी के तेल और लोहा, कपड़े और नमक, इन चीजों का रेट में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके दृष्टिगत जो खेड़ा के किसान होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि हमें रिमिशन चाहिए। रिमिशन का मतलब बेसिकली ये है कि जो खेड़ा के किसान हैं वो डिमांड करते हैं कि उन्हें रिमिशन ऑफ उन्हें जो लैंड रेवेन्यू है, उन्हें जो लगान है, जो भू राजस्व है, उनसे उन्हें छुटकारा चाहिए। इसकी डिमांड खेड़ा के किसान करते हैं। इन दो चीजों की वजह से, तो 1970 में आई हुई एक्सेसिव रेन की वजह से, फसल बर्बाद होने की वजह से, दूसरा चीजों के दाम बढ़ने की वजह से, वो ये डिमांड करते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू है उसमें उन्हें छूट चाहिए। लेकिन वहां पर एक सिस्टम है, उसको आपको समझना चाहिए। देखिए
लैंड रेवेन्यू में जो रिमिशन है, जो छूट है, उसका जो प्रावधान था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू कोड। तो जो रेवेन्यू कोड था उसमें प्रोविजन ये था कि अगर किसी साल लेस देन 25%, मान लीजिए किसी साल फसल कितनी प्रोडक्शन हुई हो कि वो नॉर्मल प्रोडक्शन से, जो नॉर्मल प्रोडक्शन वहां पर होती है, अगर उससे वो लेस देन 25% है, अगर उससे 25% के आसपास है, तो फिर इस केस में टोटल लैंड रिमिशन किया भी जा सकता है। ये लैंड रेवेन्यू में रेवेन्यू कोड था, ये प्रावधान था ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। और जब किसानों की फसल खेड़ा में बर्बाद होती है तो इसी रेवेन्यू कोड के बिहाफ पर दो बॉम्बे के बैरिस्टर्स थे जो वहां पर आते हैं और वो सारी चीजों को वो देखते हैं। उन दो बैरिस्टर्स के नाम आप याद रख सकते हैं। एक थे विजय पटेल, ये बॉम्बे से आए हुए थे, और दूसरे में इनके साथ थे जीके पारख। ये दो बैरिस्टर बॉम्बे से आते हैं और खेड़ा में किसानों के साथ जो फसल जो एक्सेसिव रेन से बर्बाद हुई है उसका एनालाइज करते हैं और फिर उस पर पहुंचते हैं, इस डिसीजन, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई सच में किसानों की फसल बर्बाद हुई है और हमें ये चाहिए कि हम उन्हें जो लैंड रेवेन्यू है उससे हम उन्हें छूट दें। लेकिन उस समय जो खेड़ा के कलेक्टर थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन दोनों की फाइंडिंग्स से, उन लोगों ने कहा कि इन फाइंडिंग से कोई खास सरोकार हमारा नहीं है। इन फाइंडिंग्स को उन सब ने माना नहीं। इनफैक्ट जो खेड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने भी इन चीज़ों से डिनाई किया। उन्होंने रिपोर्ट जो दी थी उसमें कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, फसल इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई है। लेकिन फिर होता क्या, और साथ में उन्होंने एक जो आरोप जो लगा के रखा इस डिमांड के पीछे, किसानों के इस डिमांड के पीछे जो आरोप लगाए ब्रिटिशर्स ने, वो ये कहा कि एक्चुअल में जो डिमांड है वो किसानों ने नहीं की है, बल्कि रिमिशन की जो डिमांड है, जो लगान माफ करने की जो डिमांड है, बेसिकली ये आउटसाइडर्स के द्वारा की गई। और आउटसाइडर्स, जब वो आउटसाइडर्स बोल रहे थे तो उनके लिए आउटसाइडर्स का मतलब था दो लोग। उस समय एक गुजरात सभा के बारे में वो कहना चाह रहे थे, गुजरात सभा के मेंबर्स, और दूसरा होम रूल लीग के जो मेंबर्स हैं, इन्हीं को आउटसाइडर्स बोल रहे थे। और कहना था उनका कि ये जो लैंड रिमिशन की जो डिमांड की गई है, ये जो लगान को माफ करने की जो डिमांड की गई है, ये गुजरात सभा के सदस्यों ने की है और होम रूल लीग के सदस्यों ने, उनके मेंबर्स ने किया है। और उसमें एक चीज और भी थी कि जिस समय बात हो रही थी उस समय गुजरात सभा के जो प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी जी ही थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहकर के ठुकरा दिया था उनके डिमांड को, लगान माफ करने की डिमांड को, कि देखिए हम नहीं कर सकते, ये डिमांड बाहरी लोगों ने किसानों को उकसाते हुए किया है, तो हम इससे ज्यादा खास सरोकार नहीं रखते हैं। लेकिन उसी समय होता यह है कि महात्मा गांधी जी इस निष्कर्ष पहुंचते हैं। वो कहते हैं साथ में कि देखिए किसानों की फसल बर्बाद हुई है और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने किसानों की दाम का 25% से वो अधिक हो जाए, इसके लिए उन्होंने किसानों का जो क्रॉप है उसका उन्होंने ओवर वैल्यूड उन्हें किया है, उनका दाम ज्यादा बताया है। ये सारी चीजें वहां पर खेड़ा में होती हैं। इसी समय काफी हिचकिचाहट और काफी सोच विचार के बाद होता यह है कि 22 मार्च 1918 को गुजरात में के खेड़ा में एक जगह थी नादियाद। नादियाद पर महात्मा गांधी, नादियाद इस जगह से महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, जिसे हम लोग खेड़ा सत्याग्रह कह रहे हैं, इसको लॉन्च करते हैं। और किसानों से वो अर्ज करते हैं कि किसानों को जो लैंड रेवेन्यू उन्हें पे नहीं करना है। अगर देखा जाए तो इस समय गांधी जी की जो हेल्प वहां पर की थी, जिन लोगों ने गांधी जी को असिस्ट किया था, उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की हेल्प वहां पर एक शख्स थे इंदुलाल याजनी, साथ में वल्लभ भाई पटेल ने भी गांधी जी की हेल्प की थी वहां पर, गांधी जी से असिस्ट हुए थे, उनके साथ में थे। और एक और शख्स थी अनसुईया साराभाई, इन्होंने भी वहां पर गांधी जी की हेल्प की थी, अनसुईया साराभाई। इन तीनों ने खेड़ा के इस सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया था। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये जो इशू उठाया गया है खेड़ा में किसानों के द्वारा, वो किसानों के द्वारा नहीं है बल्कि वो आउटसाइडर्स के द्वारा है। तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में सच में किसानों की फसल बर्बाद हुई थी और ये जो डिमांड थी वो आउटसाइडर ने नहीं उठाई थी। इस डिमांड को वहीं पर एक तालुका पड़ता था कपड़वंज तालुका के एक किसान थे और मोहनलाल पांड्या, बेसिकली उनके द्वारा
स्टार्टिंग में उनके जैसे किसानों के द्वारा, मोहनलाल पांड्या जैसे लोगों के द्वारा इस डिमांड को उठाया गया था सबसे पहले। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को नादियाद में गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च करते हैं और इसके बाद वो किसानों से आग्रह करते हैं कि आपको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना है, और किसान इसमें उनका साथ भी देते हैं। ये मूवमेंट, ये सत्याग्रह अपने पीक पर 21 अप्रैल को पहुंचता है। 21 अप्रैल को होता क्या है कि लगभग 2337 पीजेंट्स किसान आते हैं और वो प्लेस करते हैं, वो शपथ लेते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश हुकूमत को वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद जो घटनाएं होती हैं वहीं से एक तरह से खेड़ा सत्याग्रह की भी समाप्ति होती है। होता यह है कि इसके बाद खेड़ा में ये जो 2337 किसानों ने जो प्लेस लिया है, इस प्लेस के साथ ही थोड़े दिन बीतने के बाद खेड़ा में जो नेक्स्ट क्रॉप थी, रबी की क्रॉप्स जो थी, वो काफी अच्छी हो जाती हैं। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने एक यहाँ पर पॉलिसी चली, उन्होंने कहा कि देखिए चलिए ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, जो किसान जिनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, जो जिनको कैपेसिटी नहीं रखते हैं लैंड रेवेन्यू देने की, वो नहीं देंगे, जो कैपेबल होंगे उनसे ही सिर्फ लैंड रेवेन्यू लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात कही। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो खेड़ा का जो मूवमेंट था वो पूरे गुजरात में या पूरे खेड़ा में सही से सफल भी नहीं हुआ। अगर हम खेड़ा की बात करें तो खेड़ा में लगभग उस दौरान लगभग 500 के आसपास विलेजेस थे, और उनमें से लगभग केवल बेसिकली अगर विलेजेस के देखा जाए तो 559 के आसपास विलेजेस थे उसमें, और उन 559 विलेजेस में बेसिकली केवल 70 गांव में ही इस मूवमेंट या इस सत्याग्रह की पहुंच हो पाई थी। तो इस तरह से खेड़ा का जो मूवमेंट था, यहाँ पर गांधी जी के द्वारा खेड़ा का जो सत्याग्रह था, यहाँ पर गांधी जी का इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा कि कैसे चीज़ों की शुरुआत होती है और कैसे वो आगे बढ़ते हैं।